गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। एसपी सेक्रेटेरियल प्रैक्टिस अपना फर्स्ट चैप्टर हो गया था इंट्रोडक्शन टू कॉर्पोरेट फाइनेंस। सेकेंड चैप्टर हो गया है सोर्सेज टू कॉर्पोरेट फाइनेंस। उसमें अपन ने बहुत सारे चीज़ देखे थे जहाँ पे सोर्सेज ऑफ फाइनेंस में दो डिवीजन है, एक ओन्ड कैपिटल, सेकेंड ओड कैपिटल। ओन्ड कैपिटल में आपने देखा कि प्रेफरेंस शेयर्स, इक्विटी शेयर्स, रिटेन अर्निंग, रिटेन अर्निंग का एक जो पार्ट था प्लगिंग ब्लैक ऑफ प्रॉफिट। फिर मेरा आता था ओड कैपिटल। ओड कैपिटल में अपन ने देखा डिबेंचर्स, लोन्स फ्रॉम बैंकिंग एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, डिपॉजिट्स, बॉन्ड्स। तो ये सब चीज़ें का आपको थोड़ा बहुत बेस पता है। आज हम चालू करेंगे फिफ्थ चैप्टर के साथ जो कि बेस्ड है डिपॉजिट्स, मतलब इट्स अ पार्ट ऑफ ओड कैपिटल। ठीक है, अब डिपॉजिट्स क्या है? डिपॉजिट्स आर शॉर्ट टर्म लोन टेकन बाय द कंपनी फ्रॉम पब्लिक और ऑन इट्स ओन मेंबर। याद रखना, फ्रॉम पब्लिक जब मैं बात कर रहा हूँ, फ्रॉम पब्लिक जब मैं बात कर रहा हूँ और जब मैं बात कर रहा हूँ फ्रॉम इट्स ओन मेंबर, तो यहाँ पे दोनों जगह एक लाइन ड्रॉ होती है कि जब मैं पब्लिक की बात करता हूँ, जब मैं डिपॉजिट पब्लिक से लेता हूँ या फिर जब मैं मेंबर से लेता हूँ, तो ऐसे कौन कौन से सिचुएशन है या फिर ऐसी कौन कौन सी कंपनी है जो पब्लिक से डिपॉजिट्स नहीं ले सकती है, ऐसी कौन कौन सी कंपनीज है जो पब्लिक से डिपॉजिट्स ले सकती है। तो याद रखना, यहाँ पे मैंने जो टर्म यूज़ किया हुआ है फ्रॉम पब्लिक और इट्स ओन मेंबर, मैं डायरेक्टली पब्लिक बोल सकता था, और यहाँ पे जब मैंने पब्लिक और इट्स ओन मेंबर बोला है तो दोनों में डिफरेंस है, और वो क्या है वो आपको आगे जाके पता चलेगा। ठीक है, डिपॉजिट्स आर चीपर वे टू रेज द फंड्स। There are various terms and conditions that need to be fulfilled before accepting the deposits. याद रखना, पब्लिक लिमिटेड कंपनी या प्राइवेट लिमिटेड कंपनी जब भी डिपॉजिट्स ले रही है, याद रखना, अब मैं सिर्फ डिपॉजिट्स बोल रहा हूँ, मैंने पब्लिक डिपॉजिट वर्ड्स यूज़ नहीं किया है। ध्यान से सुनना, आई एम रिपीटिंग इट अगेन, मैंने डिपॉजिट्स वर्ड यूज़ किया हुआ है, मैंने पीडी यूज़ नहीं किया हुआ है। डिपॉजिट्स कैन बी नॉर्मल डिपॉजिट्स और इट कैन बी पब्लिक डिपॉजिट। ठीक है, जब भी कोई भी कंपनी पब्लिक डिपॉजिट्स या फिर डिपॉजिट्स के थ्रू फंड्स रेज करना चाहती है तो देयर आर सर्टेन कंडीशंस विच नीड टू बी फुलफिल्ड बिफोर एक्सेप्टिंग सच डिपॉजिट। मतलब अगर आपने वो कंडीशंस फुलफिल कर दी है तो ही आप वो डिपॉजिट्स ले सकते हो फ्रॉम पब्लिक और फ्रॉम इट्स ओन मेंबर। अगर आपने कंडीशंस फुलफिल नहीं की है तो आप नहीं ले सकते हो। ठीक है, ये जो चैप्टर में है, we will learn which company can collect the deposits, what are the terms and conditions to be fulfilled, the procedure to collect the deposits। मतलब ये जो चैप्टर है इसमें अपन क्या क्या पढ़ने वाले हैं। पहला, कि कौन कौन सी कंपनीज है जो डिपॉजिट्स ले सकती है, क्या टर्म्स एंड कंडीशंस है जो कंपनीज को फुलफिल करना रहता है, आइदर इट इज प्राइवेट लिमिटेड और पब्लिक लिमिटेड, ऐसे कौन कौन से कंडीशंस है जो उनको फुलफिल करनी है, और प्रोसेस क्या है, मतलब प्रोसीजर क्या है। ये जो आपको सामने दिख रहा है, जो आपको एक पोस्टर्स दिख रहे हैं, याद रखना, जो बंदा उंगली दिखा रहा है, जो एकदम लॉकर के साइड में खड़ा है, वो एक ऐसा एजम्पशंस कर रहे हैं हम कि वो पब्लिक, जनरल पब्लिक, मतलब जो पब्लिक डिपॉजिट्स के बाजू में जो बंदा खड़ा है उसको इन्विटेशन दे रहा है कि आप मेरे कंपनी में डिपॉजिट्स रखो। याद रखना, जब अपन ने सेकेंड चैप्टर पढ़ा था तो जब डिपॉजिट्स पब्लिक करती है या फिर मेंबर करता है तो उनको डिपॉजिट रिसीट इशू होती है। क्या इशू होती है? डिपॉजिट रिसीट। दिस इज एज गुड एज फिक्स डिपॉजिट रिसीट, एज गुड एज फिक्स डिपॉजिट रिसीट। इसमें क्या रहता है कि जिसने डिपॉजिट किया दैट इज एन डिपॉजिटर, उसको हम क्या बोलते हैं? डिपॉजिटर। और वो डिपॉजिटर को उसने जो अमाउंट डिपॉजिट किए, उसने जो अमाउंट डिपॉजिट किए उस पर क्या मिलता है? इंटरेस्ट मिलता है।
अभी इंटरेस्ट कितना मिलेगा, कब मिलेगा, इसकी मैच्योरिटी क्या है, ये सब डिपॉजिट रिसीट में मेंशन की हुई रहती है। ठीक है, तो ये सिर्फ एक आपके लिए एक पिक्चर था डिपॉजिट्स के लिए। पर अभी अपन जैसे ही चैप्टर स्टार्ट करेंगे, आपको ब्रीफ ओवरव्यू तो मिल गया कि डिपॉजिट्स क्या होता है। अब यहाँ पे जो अपन फर्स्ट चीज पढ़ने वाले हैं, अपन जो फर्स्ट चीज पढ़ने वाले हैं वो पढ़ेंगे कंडीशन रिगार्डिंग एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट। कंडीशन रिगार्डिंग एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट, इसमें याद रखना, इसमें टोटल देर आर राउंड अबाउट 20 पॉइंट्स, there are round about 20 points or 20 conditions we can say which has to be taken into consideration before acceptance of deposits, before acceptance of deposit। आज के चैप्टर में या फिर आज का जो वीडियो है या फिर आज का जो अपना लेक्चर होगा, इसमें अपन सिर्फ स्टार्टिंग के 12 कंडीशंस ही पढ़ेंगे। देयर आर 20 कंडीशंस ऑल टुगेदर, पर इसमें से आज की तारीख में अपन सिर्फ कितना कंडीशंस पढ़ने वाले हैं, ओनली 12 कंडीशन। तो विल स्टार्ट विद दिस। तो डिपॉजिट्स क्या है, क्या होगा, कैसे प्रोसेस होगा, कैसे प्रोसेस नहीं होगा, क्यों होगा, क्या प्रोसेस है, क्या टर्म्स एंड कंडीशंस है, अपन स्टार्ट करते हैं। तो लेट्स स्टार्ट विद द डिपॉजिट्स। आई एम बैक नाउ। ठीक है, अब आपके स्क्रीन पे आपको दिख रहा है कंडीशन रिगार्डिंग एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट्स। ठीक है, पहला अमाउंट ऑफ डिपॉजिट्स में कितना एक्सेप्ट कर सकता हूँ। याद रखना, मैं डिपॉजिट्स की ही बात कर रहा हूँ, मैं अभी भी डिपॉजिट्स की ही बात कर रहा हूँ। अब डिपॉजिट्स में अपन देखेंगे कि अमाउंट ऑफ डिपॉजिट्स, अमाउंट ऑफ डिपॉजिट्स में अपन ये भी देखेंगे कि कौन सी कंपनी किन से डिपॉजिट्स ले सकती है, कौन सी कंपनी किन से डिपॉजिट्स ले सकती है। तो आपके स्क्रीन पे आपको पहला दिखेगा कि प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। याद रखा, मैंने जब मेरा जो इंट्रोडक्शन लेक्चर हुआ था उसमें मैंने क्लियर कट बोला था, देयर आर 2 टाइप ऑफ कंपनीज, एक पब्लिक लिमिटेड और एक प्राइवेट लिमिटेड। अब जब मैं डिपॉजिट्स के चैप्टर में आता हूँ तो ये दोनों का बहुत इंपॉर्टेंस आ जाता है। इंपॉर्टेंस कैसे आता है वो देखो। अगर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है और अगर उसको डिपॉजिट्स चाहिए, अगर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है और उसको अगर डिपॉजिट्स चाहिए, तो याद रखना वो डिपॉजिट्स अपने मेंबर्स, मतलब शेयर होल्डर्स, डायरेक्टर्स या फिर उनके रिलेटिव से ही ले सकती है। क्या है, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को अगर डिपॉजिट्स चाहिए तो किससे ले सकती है, अपने मेंबर्स मतलब शेयर होल्डर्स से, डायरेक्टर्स से या फिर डायरेक्टर के रिलेटिव से। अब ये जो रिलेटिव टर्म है ना ऑफ डायरेक्टर, ये डिफाइन किया हुआ है कंपनीज एक्ट 2013 में। ठीक है, अब कितना ले सकती है, मैंने बोल तो दिया ले सकती है, पर कितना ले सकती है। याद रखना 100% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व्स। आपका जितना भी पेड अप शेयर कैपिटल है प्लस फ्री रिजर्व्स है उसका 100%। ठीक है, पर याद रखना स्पेसिफिक कंपनीज है, मतलब यहाँ पे भी एक स्पेसिफिक मेरे को एग्जेम्पशन या फिर आप बोल सकते हैं कि एक एक्सक्लूजन दिया हुआ है कि अगर स्पेसिफाइड कंपनीज है, अगर स्पेसिफाइड कंपनीज है तो मोर देन 100% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व्स भी ले सकते। आपको ये चीज़ समझ गया, प्राइवेट लिमिटेड किससे डिपॉजिट एक्सेप्ट कर सकती है, मेंबर्स, डायरेक्टर्स और रिलेटिव्स ऑफ डायरेक्टर। कितना कर सकती है, बेसिक कंडीशन ये है कि वो क्या बोलते हैं कि 100% ऑफ द पेड अप शेयर कैपिटल। याद रखना यहाँ पे मैं पेड अप शेयर कैपिटल बोल रहा हूँ। अब पेड अप शेयर कैपिटल क्या होता है, जब आप अकाउंट्स में आपका कंपनी अकाउंट्स पढ़ोगे, अकाउंट्स में जब आप कंपनी अकाउंट्स पढ़ोगे तब आपको पता चल जाएगा कि ऑथोराइज शेयर कैपिटल, कॉल्ड अप कैपिटल, पेड अप कैपिटल क्या होता है, ये आपको वहाँ पे पता चल जाएगा। ठीक है, अगर नहीं वहाँ पे आपको समझा या फिर मेरे को टाइम परमिट किया है तो मैं आपको नेक्स्ट वाला जो अपना लेक्चर रहेगा उसमें मैं आपको ऑथोराइज्ड कैपिटल क्या होता है, पेड अप कैपिटल क्या होता है, कॉल्ड अप कैपिटल क्या होता है, ये मैं आपको समझा दूँ, जो आपके अकाउंट्स में भी आपका बेस क्लियर। ठीक है, अब प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का कंडीशन क्या था, 100% ऑफ द पेड अप शेयर कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व्स। क्या 100% से ज्यादा प्राइवेट लिमिटेड कंपनी ले सकती है, येस, प्रोवाइडेड दैट कंपनी इज स्पेसिफाइड कंपनी। ठीक है, फिर अब याद रखना, अब जब मैं पब्लिक कंपनी बोलता हूँ, अदर देन एलिजिबल कंपनी, ये जो एलिजिबिलिटी कॉन्सेप्ट है, ये जो एलिजिबल है, ये कंपनीज एक्ट में सर्टेन कंडीशन से जो फुलफिल करती है तब जाके वो कंपनी एलिजिबल होती है। अगर वो कंडीशंस फुलफिल नहीं किए तो कंपनी एलिजिबल नहीं होती है। कौन सी, पब्लिक लिमिटेड कंपनी। क्या प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के लिए ऐसा कोई क्लॉज है, नहीं। पब्लिक लिमिटेड कंपनी, नाम पब्लिक है तो ये पब्लिक से डिपॉजिट ले सकती है, हाँ अगर ये कंपनी एलिजिबल है तो।
पब्लिक लिमिटेड कंपनी क्या पब्लिक से डिपॉजिट्स ले सकती है? हाँ, ये पब्लिक से डिपॉजिट ले सकती है अगर वो कंपनी एलिजिबल है तो। एलिजिबल मतलब पब्लिक लिमिटेड कंपनी ने अगर कंपनीज एक्ट 2013 के जो कंडीशंस है, जो क्राइटेरियाज है, अगर वो फुलफिल कर दिया है तो वो पब्लिक के पास से डिपॉजिट्स ले सकती है, वरना वो पब्लिक के पास से डिपॉजिट्स नहीं ले सकती। पर क्या प्राइवेट लिमिटेड कंपनी पब्लिक के पास से डिपॉजिट ले सकती है? यह हमेशा के लिए ना रहेगा, यह हमेशा के लिए क्या रहेगा? ना रहेगा। ठीक है, तो पब्लिक लिमिटेड कंपनी अदर देन एलिजिबल मतलब ये एलिजिबल नहीं है तो वो कितना ले सकती है? किससे ले सकती है? पहले मेंबर्स या फिर डायरेक्टर्स से, उनके रिलेटिव्स से भी नहीं ले सकती। मेंबर्स और डायरेक्टर्स कितना ले सकती है? अप टू 25% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व। कितना? अप टू 25% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व। पर अगर मान लो ये पब्लिक लिमिटेड कंपनी है जिसने पब्लिक डिपॉजिट के एक्सेप्टेंस के जो जो कंडीशंस दिए हुए हैं कंपनीज एक्ट 2013 में वो सब कुछ फुलफिल कर दिए हैं, तो वो कितना ले सकती है? अगर वो मेंबर्स से लेगी, अगर वो मेंबर्स से लेना चाहती है तो कितना लेगी? अप टू 10% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व। कितना? 10%। और अगर मान लो वो पब्लिक से लेना चाहती है तो कितना? 25। तो ठीक है, अब याद रखना, इसको याद कैसे करते हैं। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी 100% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व। इफ इट इज स्पेसिफाइड कंपनी इट कैन टेक मोर देन 100% ऑफ द पेड अप शेयर कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व। अब पब्लिक लिमिटेड कंपनी में दो आते हैं, वेदर दैट कंपनी इज एलिजिबल कंपनी और वेदर दैट कंपनी इज नॉट एलिजिबल कंपनी। पहले बात करते हैं नॉट एलिजिबल कंपनी की। नॉट एलिजिबल कंपनी में क्या है? इट कैन टेक डिपॉजिट्स फ्रॉम मेंबर्स और इट डायरेक्टर्स। हाउ मच? 25%। अगर वो एलिजिबल कंपनी है, अगर वो एलिजिबल कंपनी है तो मेंबर्स से कितना ले सकती है वो? अप टू 10% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व। वो पब्लिक से क्या ले सकती है? पब्लिक डिपॉजिट। अब इसको मैं पब्लिक डिपॉजिट बोलूंगा। जब पब्लिक लिमिटेड कंपनी पब्लिक के पास से डिपॉजिट्स लेती है, दैट टर्म is public deposits. It can't be termed as deposits. It has to be termed as public deposits. मैं कितना ले सकता हूँ? 25% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व। अगर मान लो ये गवर्नमेंट कंपनी है, अगर ये गवर्नमेंट कंपनी है, व्हाट इज गवर्नमेंट कंपनी? अ गवर्नमेंट कंपनी इज अ कंपनी इन विच स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट बोथ होल्ड्स मोर देन 51% ऑफ द पेड अप शेयर कैपिटल। एक बार चेक कर लेना वो पेड अप शेयर कैपिटल है कि ये है, वो एक बार चेक कर लेना, वो मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, पर गवर्नमेंट कंपनी क्या है? सिंपल याद रखो कि गवर्नमेंट का स्टेक सबसे ज्यादा है उसमें। ठीक है, स्टेक मतलब 51% से ज्यादा है। ठीक है, अब गवर्नमेंट कंपनी में क्या वो पब्लिक डिपॉजिट्स ले सकते हैं? यस, ले सकते हैं। कितना? 35%। कितना ले सकते हैं? 35% ले सकते हैं। तो आपको अमाउंट ऑफ डिपॉजिट समझ गया। ठीक है, अब टेन्योर क्या रहता है? याद रखना, जो टेन्योर रहता है इसका रेंज करता है 6 मंथ टू 36 मंथ। इसका रेंज क्या करता है? 6 मंथ टू 36 मंथ। पर क्या मैं शॉर्टर पीरियड के लिए पब्लिक डिपॉजिट्स या फिर पब्लिक डिपॉजिट्स रेस कर सकता हूं? यस, मैं रेस कर सकता हूं। पर कितना रेस कर सकता हूं? अप टू 10% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व। मतलब अगर ये कंडीशंस ऊपर जितनी भी दी थी अमाउंट ऑफ डिपॉजिट्स में, उसमें अगर 6 महीने के अंदर मतलब मेरे को शॉर्टर पीरियड के लिए करना है, तो इवन दो वहां पे मेरा 25% का मेरा क्राइटेरिया सेट है, इवन दो मेरा वहां पे 35% का क्राइटेरिया सेट है, इवन दो मेरा वहां पे 100% का भी क्राइटेरिया सेट है, पर क्या मैं वो कर सकता हूं? नहीं कर सकता हूं। अगर मेरा ड्यूरेशन 6 मंथ से नीचे है, 6 मंथ से नीचे है, तो मैं क्या कर दूंगा? अप टू 10% ऑफ द पेड अप शेयर कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व। ठीक है, सर्टन सर्कमस्टांसेस प्री मैच्योर्ड अलाउड है, फ्रेश इश्यू विद सेम कंडीशंस भी अलाउड है। समझा अब ये चीज? ठीक है, नो डिमांड डिपॉजिट्स। याद रखना ये डिमांड डिपॉजिट्स नहीं है, मतलब इसका ड्यूरेशन फिक्स है। पर क्या इसको प्री मैच्योरिटी अलाउड है? यस, प्री मैच्योर्ड अलाउड है अगर कोई सर्टन सर्कमस्टेंसेस रहे तो ही। मैं ऐसा नहीं बोल सकता कि आज मैंने डिपॉजिट्स लिया और 3 दिन के बाद मैं बोल दूं भाई मेरे को मेरा पैसा वापस से दे। दैट इज नोन एज डिमांड डिपॉजिट। डिमांड डिपॉजिट मतलब क्या है? जैसे आप बैंक में पैसा भरते हो ना, सेविंग बैंक में, सेविंग बैंक अकाउंट में आप पैसा भरते हो, आपको कल पैसा चाहिए तो आप कल जाके पैसा विड्रॉ कर सकते हो ना, कि आपको बैंक वाला बोलेगा अरे नहीं हम लोग के पास पैसा नहीं है, आप एक काम करना आप 4-5 दिन के बाद आओ। ऐसा तो नहीं बोल सकता है ना, तो वो डिमांड डिपॉजिट हो गया। मतलब मैं जब भी चाहूं मेरा मैं पैसा पूरा का पूरा विड्रॉ कर सकता हूं, मैं जब भी चाहूं तब मेरा पैसा पूरा का पूरा मैं विड्रॉ कर सकता हूं। तो याद रखना, जब मैं डिपॉजिट एक्सेप्ट करता हूं या फिर मैं पब्लिक डिपॉजिट एक्सेप्ट करता हूं तो वो डिमांड डिपॉजिट के रूप में नहीं होना चाहिए। इट शुड हैव सर्टेन मैच्योरिटी पीरियड। प्री मैच्योरिटी अलाउड है सब्जेक्ट टू सर्टेन कंडीशंस। प्री मैच्योरिटी अलाउड है पर इट इज सब्जेक्ट टू सर्टेन कंडीशंस। ठीक है, अब याद रखना डिपॉजिट्स या फिर पब्लिक डिपॉजिट्स कैन बी सिक्योर्ड और अनसिक्योर्ड। इट कैन बी सिक्योर्ड और अनसिक्योर्ड, पर याद रखना ये सिक्योर्ड है कि ये अनसिक्योर्ड है, ये आपको सर्कुलर या फिर एडवर्टीजमेंट में बताना पड़ता है।
अब याद रखना यहाँ पे सर्कुलर और एडवर्टीजमेंट बोला है। जैसे मैंने डिपॉजिट्स और पब्लिक डिपॉजिट्स बोला है, वैसे ही जब मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ तो सर्कुलर एंड एडवर्टीजमेंट बोला है। याद रखना मैं सिर्फ सर्कुलर नहीं लिख सकता या फिर मैं एडवर्टीजमेंट नहीं लिख सकता आंसर में, मेरे को सर्कुलर और एडवर्टीजमेंट लिखना पड़ेगा क्योंकि ये दोनों के मायने अलग अलग है, डिपॉजिट्स और पब्लिक डिपॉजिट। ठीक है, अगर मान लो कि सिक्योर्ड है या फिर अनसिक्योर्ड है तो ये मेरे को मेरे एप्लीकेशन फॉर्म में बताना पड़ेगा, ये मेरे को मेरे एप्लीकेशन फॉर्म में बताना पड़ेगा। ठीक है, अब याद रखना अगर ये सिक्योर्ड वाले है, अगर ये सिक्योर्ड वाले डिपॉजिट्स है या फिर पब्लिक डिपॉजिट्स है, तो मेरा जो चार्ज क्रिएट करना है एसेट पे, मेरा जो चार्ज क्रिएट करना है एसेट पे, वो 30 दिन के अंदर हो जाना चाहिए। मतलब जिस दिन मैंने एप्लीकेशन मंगाया और मैंने डिपॉजिट रिसीट्स दे दी, मतलब वो डिपॉजिटर्स बन गया, उससे 30 दिन के अंदर मेरे को वो एसेट पे चार्ज क्रिएट करना है। क्या क्रिएट करना है? चार्ज क्रिएट करना। ठीक है, अब याद रखना आपको जब डिपॉजिट्स या फिर पब्लिक डिपॉजिट्स करने रहते हैं तो याद रखना आपको पहले एप्लीकेशन फॉर्म भरना पड़ता है। जैसे आपको किसी स्कूल में या फिर स्कूल में एडमिशन लेना रहता है तो आपको एडमिशन फॉर्म भरना पड़ता है, तो यहाँ पे आपको क्या भरना पड़ेगा? एप्लीकेशन फॉर्म। और एप्लीकेशन फॉर्म में ना एक इंपॉर्टेंट डिक्लेरेशन दिया हुआ रहता है कि मैंने जो डिपॉजिट किया हुआ है, मैंने जो डिपॉजिट किया हुआ है, डिपॉजिटर ने जो अमाउंट डिपॉजिट की है, जो अमाउंट डिपॉजिट की है कंपनी के पास, वो याद रखना वो ऐसे पैसे हैं जो उसने किसी से बोरो किए हुए नहीं है। वो ऐसे पैसे हैं जो उसने किसी से बोरो किए हुए नहीं है, बल्कि वो उसके खुद के पैसे या फिर खुद के सेविंग्स में से उसने पैसे। ठीक है, ये चीज़ एप्लीकेशन में क्या डिक्लेरेशन याद रखना, मनी डिपॉजिटेड इज नॉट आउट ऑफ बोरोड फंड। ठीक है, जॉइंट नेम, क्या डिपॉजिट मैं जॉइंट नेम में निकाल सकता हूँ? यस, मैं डिपॉजिट जॉइंट नेम में निकाल सकता हूँ, पर 3 से ज़्यादा नाम नहीं हो सकते, 3 से ज़्यादा नाम नहीं हो सकते। ठीक है, आपको ये चीज़ याद रखना, सिर्फ 3 नाम, 3 से ज़्यादा नाम नहीं आएंगे डिपॉजिट्स। उसके बाद में क्या मैं मेरे डिपॉजिट जो किए हुए हैं और डिपॉजिट रिसीट जो मेरे को मिली है, क्या उसके लिए मैं नॉमिनी बना सकता हूँ? यस, मैं नॉमिनी बना सकता हूँ। नॉमिनी का मतलब क्या रहता है ना कि मान लो जैसे मैंने कंपनी को डिपॉजिट दिया हुआ और मेरे को डिपॉजिट रिसीट मिली है। ठीक है, मान लो जब तक मैं जिंदा हूँ तो ठीक है कि भाई वो मेरा राइट्स है। अगर मैं मर गया तो वो जो डिपॉजिट मैंने जो पैसा किया हुआ है वो कंपनी किसको देगी? वो कंपनी किसको देगी? वो क्वेश्चन मार्क आता है, तो क्वेश्चन मार्क को हटाने के लिए और उसको आंसर फॉर्म करने के लिए उन लोग क्या करते हैं? नॉमिनी अपॉइंट करते हैं। अगर मैंने नॉमिनी अपॉइंट करके रखा हुआ है तो याद रखना अगर मैं इस दुनिया में नहीं रहा, तो वो जो पैसे है एट द टाइम ऑफ मैच्योरिटी मेरे नॉमिनी को मिलेगी। किसको मिलेगी? नॉमिनी को मिलेगी। ठीक है, अब सर्कुलर और एडवर्टीजमेंट मैंने आपको बोला था ना, सर्कुलर और एडवर्टीजमेंट मैंने ऊपर बताया था ना, सर्कुलर और एडवर्टीजमेंट उसका मायने हैं। याद रखना जब मैं मेंबर्स से डिपॉजिट एक्सेप्ट करता हूँ तो मेंबर्स से मैं कब कब डिपॉजिट एक्सेप्ट करता हूँ? इफ़ आई एम अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी एंड इफ़ आई एम एन पब्लिक लिमिटेड कंपनी अदर देन एलिजिबल कंपनी। तो याद रखना ऐसे टाइम पे जब मेरे को डिपॉजिट एक्सेप्ट करने हैं तो मैं क्या इशू करूँगा? सर्कुलर इशू। क्या इशू करूँगा? सर्कुलर इशू करूँगा। पर जब मेरे को जनरल पब्लिक से पैसे मंगाने हैं तो मैं सर्कुलर इशू नहीं करूँगा, मैं क्या करूँगा? एडवर्टीजमेंट दूंगा। क्या दूंगा? एडवर्टीजमेंट दूंगा। याद रखना मेंबर्स मतलब जो घर के इंसान हैं, अपन एक बोलते हैं ना कि अगर घर वालों को ही बुलाना है तो सर्कुलर दे देते हैं, तो याद रखना जब घर वाले को ही बुलाना है तो अपन को सर्कुलर देना है। तो मेंबर्स घर वाले हैं, डायरेक्टर्स भी घर वाले हैं, डायरेक्टर्स के जो रिलेटिव्स भी है वो घर वाले ही है, मतलब उनको घर वाला ही समझते हैं एज पर द कंपनीज एक्ट। ठीक है, पर जब मैं जनरल पब्लिक की बात करता हूँ तो घर वाले नहीं है, उनको मैं घर में बुला रहा हूँ, मैं उनको घर में बुला रहा। याद रखना आप जो रिश्तेदार रहते हैं उनको घर पे बुलाने की जरूरत ही नहीं, उनको बोल देते हैं आप आओ, आपका ही घर है। और क्या एरे गहरे नट्टू गहरे को कोई भी जो रास्ते पे चल रहा है उसको मैं बुलाऊंगा क्या? अनटिल एंड अनलेस मेरा कुछ काम रहेगा या फिर नहीं, ऐसा नहीं रहेगा ना। तो इसके लिए याद रखना वो जो एरे गहरे लोग हैं ना, उसको आप लोग जो पब्लिक बोलते हैं, तो उनके लिए मेरे को क्या करना पड़ता है? एडवर्टीजमेंट देनी। घर वालों के लिए सर्कुलर, पब्लिक के लिए एडवर्टीजमेंट। समझा आपको ये चीज़? अभी अपॉइंटमेंट ऑफ डिबेंचर ट्रस्टी, सॉरी डिपॉजिट ट्रस्टी। याद रखना जब मैंने डिबेंचर का चैप्टर लिया था आपका, जब मैंने डिबेंचर का चैप्टर लिया था तो डिबेंचर के चैप्टर में मैंने आपको बताया था डिबेंचर ट्रस्टी होता है।
एक कंपनी होती है, एक डिबेंचर होल्डर रहता है और एक बंदा बीच में जो खड़ा रहता है वो डिबेंचर ट्रस्टी होता है। डिबेंचर ट्रस्टी क्या करता है ना, ये दोनों के बीच में जो कम्युनिकेशंस करने का रहता है ना, उसके एक टाइप का इंटरमीडिएट रहता है। मतलब ये क्या करता है, ये डिबेंचर होल्डर्स के राइट्स को है ना प्रोटेक्ट करता है। ये जो डिबेंचर ट्रस्टीज लोग क्या करते हैं ना, जो डिबेंचर होल्डर्स के राइट है ना उसको प्रोटेक्ट करते हैं। अभी प्रोटेक्ट कैसे करते हैं, जैसे मान लो कंपनी ने बोला था कि हम सिक्योर्ड कर देंगे, हमने क्या दिया, सिक्योर्ड डिबेंचर्स दिया। तो ये जो डिबेंचर ट्रस्टीज है ना चेक करेंगे कि वो एसेट पे चार्ज क्रिएट हुआ है कि नहीं हुआ है। सेकेंड, मैंने डिबेंचर होल्डर्स को बोला था कि मैं आपको मंथली इंटरेस्ट पे करूँगा। तो ये डिबेंचर होल्डर, ये जो डिबेंचर ट्रस्टीज वो मेक श्योर करते हैं कि देखते हैं कि इन्होंने वो इंटरेस्ट दिया है कि नहीं दिया मंथली बेसिस। याद रखना, इन लोग ये भी देखते हैं कि ऐसा कोई डिसीजंस कंपनी ने लिया तो नहीं है ना जिसकी वजह से डिबेंचर होल्डर्स का जो राइट है वो प्रोटेक्ट नहीं हो रहा है अभी। मतलब इन्होंने क्या किया, कंपनी ने क्या किया, कंपनी ने मीटिंग बुलाई और अंदर का अंदर इन्होंने क्या किया, डिबेंचर होल्डर्स को बोल दिया कि इनको हम लोग इंटरेस्ट कम देंगे, ये इंटरेस्ट प्रोटेक्ट करेगा डिबेंचर ट्रस्टी। तो वैसे का वैसे ही जो डिपॉजिट्स रहते हैं, मतलब कंपनी और डिपॉजिटर्स के बीच में जो बंदा खड़ा रहता है उसको क्या बोलते हैं, डिपॉजिट ट्रस्टी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डिपॉजिट ट्रस्टी। ये क्यों अपॉइंट होते हैं, याद रखना, टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ डिपॉजिटर्स, टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ डिपॉजिटर्स। और इनके बीच में क्या बनता है, ट्रस्ट डीड बनता है। क्या बनता है, ट्रस्ट डीड। ठीक है। अब चार्ज ऑन एसेट्स, याद रखना, अगर मैंने सिक्योर डिपॉजिट इशू किए हुए, सिक्योर डिपॉजिट का एडवर्टीजमेंट दिया हुआ है या फिर सर्कुलर दिया हुआ है, तो याद रखना वो सिक्योर्ड के लिए मेरे को 30 डेज में चार्ज क्रिएट करना पड़ेगा। कितने, 30 डेज में। अभी याद रखना कि वो जो एसेट की वैल्यू है जो चार्ज्ड है, मतलब जो चार्ज्ड एसेट की वैल्यू है, इट शुड नॉट बी लेस देन द अमाउंट ऑफ डिपॉजिट एक्सेप्टेड। मतलब जैसे मान लो ये रिमोट है, ठीक है, अपन एग्जांपल लेते हैं, ये रिमोट है, ठीक है, ये रिमोट 100 रुपीज़ का। इस 100 रुपीज़ पे मैंने चार्ज क्रिएट करके रखा। मतलब मैंने क्या किया, मैंने 10 जन को बोला कि मेरे को 10-10 रुपये दो। मैंने क्या, 10 जन को बोला मेरे को 10-10 रुपये दो, और इन केस अगर मैं वो 10 रुपये नहीं दे पाया तो आप ये रिमोट को बेचना और रिमोट को जो पैसा मिले वो आप ले लेना, और उसके ऊपर अगर कुछ पैसा निकला तो आप मेरे को रिटर्न कर, ठीक है। अब ये रिमोट की वैल्यू 100 रुपीज़ है, ये रिमोट की वैल्यू क्या है, 100 रुपीज़ है। तो याद रखना, ये रिमोट की वैल्यू से ज़्यादा का मैं डिपॉजिट एक्सेप्ट नहीं कर सकता। कम कर सकता हूँ, कम कर सकता हूँ पर ज़्यादा नहीं कर सकता। क्या मैं 120 एक्सेप्ट कर सकता हूँ, नहीं। 100 यस, 80 यस, 50 यस, ठीक है। तो ये क्या कर दिया, ये चार्ज जो क्रिएट किया, मतलब क्या होएगा, ये जो एसेट है, ये जो एसेट है मैं आरओसी में इंटीमेट करूंगा। आरओसी मतलब रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी, ये रॉक अंकल होते हैं, ये कौन है ये मैं आपको बताऊंगा और, ठीक है। रॉक अंकल हमेशा याद रखो। ये जो एसेट है, ये एसेट का मैं चार्ज क्रिएट करूंगा और आरओसी में इन्फॉर्म कर दूंगा कि ये जो एसेट है इसके ऊपर मैंने चार्ज क्रिएट किया हुआ है, किसके लिए, डिपॉजिटर्स के लिए। तो ये जो एसेट है ना वो हमेशा चार्ज ही रहेगा, जब तक मैं उनका डिपॉजिट का पैसा रिटर्न नहीं कर देता तब तक इसका जो चार्ज है वो क्रिएटेड रहेगा। एक बार मैंने उनको 100 रुपये दे दिया ना तो ये चार्ज निकल जाएगा, ये चार्ज निकल जाएगा, पर जब तक वो डिपॉजिटर्स को मैंने पैसा नहीं दिया तब तक ये चार्ज क्रिएट रहेगा। मतलब इन दैट केस अगर मैं फेल हो जाता हूँ उनको पैसा देने में, तो ये जो एसेट है वो किनका हो जाएगा, वो जो 10 लोग जिन्होंने मेरे को 10-10 रुपये दिया था ये उनका हो जाएगा। उन लोग क्या करेंगे, इसको बेचेंगे, पैसा रिकवर करेंगे, ज़्यादा रिकवर हुआ तो मेरे को रिटर्न कर, ठीक है। ये चीज़ समझा। अब याद रखना, डिपॉजिट इंश्योरेंस निकालना पड़ता है, डिपॉजिट इंश्योरेंस निकालना पड़ता है। अगर ये एसेट को कुछ हो गया तो याद रखना, ड्यूरिंग मैच्योरिटी पीरियड के पहले अगर ये रिमोट गिर गया और ये रिमोट टूट गया तो ये जो चार्ज क्रिएट हुआ था, अब मैं गेम कैसे खेल सकता हूँ, मैं क्या करूँगा, ये टूट गया, अब मैं पैसे नहीं दूंगा, क्यों, ये तो एसेट का चार्ज उनका क्रिएट था, ठीक है, लेके जाओ एसेट, लेके जाओ, कोई काम का नहीं, आपको 10 रुपये कोई नहीं देगा, क्यों, क्योंकि ये टूट चुका है एसेट, या फिर ये सेलेबल ही नहीं है अभी मार्केट। तो ऐसे सिचुएशंस में क्या करते हैं ना कि एसेट पे इंश्योरेंस क्रिएट करते हैं, क्या करते हैं, इंश्योरेंस क्रिएट करते हैं, टू इमडेंटिफाई दी लॉस, टू इमडेंटिफाई दी लॉस। और याद रखना, ये जो डिपॉजिट इंश्योरेंस जो क्रिएट किया हुआ है, ये जो डिपॉजिट इंश्योरेंस जो क्रिएट किया हुआ है वो किसके फेवर में रहेगा, डिपॉजिट ट्रस्टीज के पास से रहेगा, ठीक है। अब आगे प्राइवेट लिमिटेड, ये पॉइंट क्या था, प्राइवेट लिमिटेड, ये जो मैंने प्राइवेट लिमिटेड का बोल के रखा हुआ है, जहाँ पे मैंने प्राइवेट के आगे
नॉट एप्लीकेबल लिखा है और मेंबर्स का लिखा हुआ 100% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व्स, वो एक्चुअली क्या है ना, ओपन ऑफ डिपॉजिट रीपेमेंट रिजर्व अकाउंट, ओपन ऑफ डिपॉजिट रीपेमेंट एंड रिजर्व अकाउंट, ठीक है। अब ये मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में लूँगा, एक्चुअली ये मैंने लिख लिया था पहले, ये एक्चुअली मेरे को लिखना नहीं चाहिए था क्योंकि नेक्स्ट लेक्चर के लिए मैंने रख के रखा है, तो मैंने आपको बोला ना मैं आज सिर्फ आपको 12 कंडीशंस पढ़ाऊंगा, उससे ज़्यादा नहीं पढ़ूंगा, ठीक है। तो ये नेक्स्ट लेक्चर में आपको बताएं, ठीक है। अब याद रखना कि मेरे को डिपॉजिट एक्सेप्ट करने से पहले, डिपॉजिट एक्सेप्ट करने से पहले मेरे को क्या ऑब्टेन करना पड़ेगा, क्रेडिट रेटिंग ऑब्टेन करनी पड़ेगी। और क्रेडिट रेटिंग पहले तो ऑब्टेन करनी ही है, और जब तक मेरे डिपॉजिट्स मैच्योर नहीं हो जाते हैं, जब तक मेरे डिपॉजिट्स मैच्योर नहीं हो जाते, तब तक हर साल मेरे को रेटिंग्स ऑब्टेन करनी है। अभी रेटिंग्स क्या रहती है ना, याद रखना, ये जो रेटिंग्स किस पे बेस्ड रहती है ना, कि कंपनी की कितनी एबिलिटी है टू पेड्स इंटरेस्ट एंड टू रीपेड्स डिपॉजिट्स। मतलब एक क्रेडिट रेटिंग एजेंसी क्या करती है ना, ये एबिलिटी बताती है, क्या बताती है, एबिलिटी बताती है कि ये बंदा इंटरेस्ट प्लस प्रिंसिपल रीपेमेंट कर पाता है कि नहीं कर पाता है। जैसे आपने एड्स में देखा रहेगा सिबिल स्कोर, CIBIL सिबिल स्कोर, अगर आपका सिबिल स्कोर कम है, आपका सिबिल स्कोर कम है तो कोई भी बैंक आपको लोन नहीं देती है, कोई भी बैंक आपको लोन नहीं देती है। मतलब आपने क्या किया, आपका सिबिल स्कोर कम क्यों हुआ है कि आपने प्रीवियसली अगर कुछ लोन लिया था, आपने प्रीवियसली अगर कुछ लोन लिया था, या फिर प्रीवियसली आपने जो लोन लिया था, या फिर प्रीवियसली आपने इंटरेस्ट का डिफॉल्ट कर दिया है, या फिर लोन लेने के बाद जब आपको लोन पेमेंट करना था तब आपने लोन पेमेंट नहीं किया हुआ है, तो ऐसे केसेस में आपका सिबिल स्कोर फॉल होता है। और जब सिबिल स्कोर फॉल होता है तो इसका मतलब क्या है ना, कि आप जब भी नया लोन लेने जाते हैं तो कंपनी आपका सिबिल स्कोर देखती है और कंपनी उससे डिसाइड कर सकती है, बैंक डिसाइड करती है कि मेरे को लोन देना है कि नहीं देना है। अगर आप कंटिन्यूसली डिफॉल्टर्स हो तो सीधी सी बात है, कोई भी बैंक आपको लोन नहीं देगी ना। और अगर आप मान लो टाइम पे आपने इंटरेस्ट दिया है, टाइम पे आपने पेमेंट करके रखा हुआ है, आपने कितनी बार प्री पेमेंट भी करके रखा, तो ऐसे केसेस में क्या है कि बैंक जो आपको लोन देने वाली है उसको भरोसा है कि इस बंदे ने पहले जो लोन लिया था, भरोसा है मतलब ये क्या है, ये हो सकता है कि भरोसा टूट भी सकता है या फिर भरोसा एज इट इज भी रह सकता है, और ये भरोसे पे है। क्यों? क्योंकि आपके जो पास्ट परफॉर्मेंस है उसकी वजह से बस सिबिल स्कोर काफ़ी अच्छा है। और जब सिबिल स्कोर अच्छा रहता है उसका मतलब क्या रहता है ना, कि आपने जो पास्ट में लोन लिए थे उसको आपने टाइम पे रीपे किया हुआ है, आपने कोई डिफॉल्ट नहीं की हुई है, वैसा है। तो वैसे ही जब मेरे को डिपॉजिट एक्सेप्ट करने के रहते हैं या फिर पब्लिक डिपॉजिट एक्सेप्ट करने के रहते हैं, तो याद रखना उस टाइम पे मेरे को क्या ऑब्टेन करना है, क्रेडिट रेटिंग एजेंसी से मेरा रेटिंग्स ऑब्टेन करना। और वो कब कब करना है, जब तक उसका टेन्योर रहेगा, जब तक वो डिपॉजिट्स का टेन्योर रहेगा तब तक हर साल मेरे को करना पड़ेगा। याद रखना, हायर द रेटिंग लेस विल बी द इंटरेस्ट रेट, मतलब इट विल बी लिंक टू द मार्केट टाइप ओनली, मतलब आपको जितना डिपॉजिट्स में मिलता है वही लाइन पे या फिर उससे ज़्यादा मिलेगा। और याद रखना, अगर मेरा क्रेडिट रेटिंग बहुत अच्छा है, जो इंटरेस्ट जो मिलने वाला है डिपॉजिटर्स को, तो दैट विल बी इन लाइन, इन पार, या फिर स्लाइटली सा ज़्यादा रहेगा फिक्स डिपॉजिट, से। क्यों? क्योंकि कंपनी को कॉन्फिडेंस है कि वो रीपे कर सकती है, और इसके साथ साथ में जो डिपॉजिटर्स है उनको भी कॉन्फिडेंस है कि उनको उनका पैसा मिलेगा ही। तो ऐसे केसेस में ना एक टर्म यूज हो जाता है, हायर द रिस्क हायर विल बी द रिवॉर्ड्स। मतलब अगर मान लो कि आपका क्रेडिट रेटिंग बहुत कम है और आप फिर भी वो कंपनी में पैसे डाल रहे हो, मतलब आप रिस्क ले रहे हो। क्यों? क्योंकि इवन दो कि क्रेडिट रेटिंग उसका कम है, फिर भी आप उसमें पैसे डाल रहे हो, मतलब आप रिस्क ले रहे हो। और जब आप रिस्क ले रहे हो तो एक टर्म यूज होता है कि व्हेन दी रिस्क इज हाई योर रिवॉर्ड ऑल्सो शुड बी हाई। तो हायर द रिस्क हायर विल बी द रिटर्न। बट अगर आपका क्रेडिट रेटिंग बहुत अच्छा है, तो ऐसे केसेस में लोअर इज द रिस्क, लोअर विल बी द, ठीक है। आपको ये चीज़ समझ गया? तो आज अपन ने जो कंडीशंस थी, 20 कंडीशन है, कितनी है 20 कंडीशन है, उसमें से 12 कंडीशंस अपन की है। वो वापस से अगर देखना है तो अपन आराम से एक एक करके देख लेते, ठीक है। पहला क्या था, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी किससे ले सकती है, मेंबर्स से ले सकती है, डायरेक्टर्स से ले सकती है, रिलेटिव ऑफ डायरेक्टर्स। अगर वो स्पेसिफाइड कंपनी है तो क्या वो 100% ऑफ द पेड अप शेयर कैपिटल पर फ्री रिजर्व से ज़्यादा ले सकती है? यस, वो ले सकती है। अगर वो स्पेसिफाइड नहीं है तो मैक्स लिमिट कितना है, 100%। पब्लिक लिमिटेड कंपनी में दो है, वेदर दैट कंपनी इज एलिजिबल कंपनी और वेदर दैट कंपनी इज नॉट एलिजिबल कंपनी। एलिजिबल कंपनी है तो दो चीज़ें वापस से, मेंबर्स और पब्लिक। मेंबर्स से कितना,
10% ऑफ द पेड अप शेयर कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व्स, और अगर पब्लिक है तो 25% ऑफ द पेड अप शेयर कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व्स। अगर वो एलिजिबल नहीं है तो क्या वो पब्लिक से पैसा ले सकती है? नहीं, वो पब्लिक से पैसा नहीं ले सकती। वो किससे पैसा लेगी? मेंबर्स और डायरेक्टर्स से। कितना? 25%। ठीक है। अगर वो गवर्नमेंट कंपनी है तो किससे? पब्लिक से ले सकती है। येस, कितना? 35%। याद रखना है, जो 35%, 25%, 10% बोल रहा हूँ, क्या इसके साथ साथ एक और कोई कंडीशन जुड़ सकती है? यस, इसके साथ कंडीशन जुड़ सकती है अगर मेरा टेन्योर ऑफ डिपॉजिट इज लेस देन 6 मंथ। मेरा टेन्योर ऑफ डिपॉजिट इज लेस देन 6 मंथ। अगर वो 6 मंथ से कम है तो याद रखना मैं कितना एक्सेप्ट कर सकता हूँ? 10% ऑफ द पेड अप शेयर कैपिटल ऑफ फ्री रिजर्व। ठीक है। क्या प्री मैच्योरिटी अलाउड है? यस, प्री मैच्योरिटी अलाउड है, बट सर्टन कंडीशन, बट अंडर सर्टन कंडीशन। ठीक है। नो डिमांड डिपॉजिट्स मतलब क्या है? ये डिमांड पे रिपेबल नहीं है, जब इनका मैच्योरिटी होगा तब भी पे करना है। प्री मैच्योरिटी अलाउड है, बट सर्टन एक्सेप्शनल सिचुएशंस। क्या ये सिक्योर्ड हो सकते हैं? यस। क्या ये अनसिक्योर्ड हो सकते हैं? यस। अगर ये सिक्योर्ड है तो आपको एसेट पे चार्ज क्रिएट करना है कितने दिन में? 30 दिन में। और साथ में क्या लेना है? डिपॉजिट इंश्योरेंस भी लेना है। क्या लेना है? डिपॉजिट इंश्योरेंस। और वो डिपॉजिट इंश्योरेंस और उसके बाद फेवर किस पे रहेगा? डिपॉजिट इसके फेवर। ठीक है। क्या एप्लीकेशन फॉर्म के थ्रू एक्सेप्ट करना है? यस, एप्लीकेशन फॉर्म। एप्लीकेशन फॉर्म जब मैं दे रहा हूँ तो इट कैन बी इन 2 वे। इट कैन बी थ्रू सर्कुलर और इट कैन बी थ्रू एडवर्टीजमेंट। सर्कुलर घर वालों के लिए, एडवर्टीजमेंट पब्लिक के लिए। एप्लीकेशन फॉर्म के साथ एक डिक्लेरेशन दिया होता है। डिक्लेरेशन क्या है? कि जो पैसा मैं कंपनी के पास डिपॉजिट करने वाला, जो पैसा मैं कंपनी के पास डिपॉजिट करने वाला हूँ, दैट हैज नॉट बीन बोरोड। जॉइंट नेम अलाउड है? यस। कितना? मैक्सिमम 3। नॉमिनेशन? यस। एडवर्टीजमेंट और सर्कुलर का आपको मतलब पता चल। अपॉइंटमेंट ऑफ डिबेंचर ट्रस्टीज। डिबेंचर ट्रस्टीज कौन है? दे आर द पर्सन हु प्रोटेक्ट द राइट ऑफ द डिपॉजिटर्स। ठीक है। चार्ज ऑन एसेट? यस, वी हैव टू क्रिएट। क्या जो मैंने एसेट पे चार्ज क्रिएट किया हुआ है उसकी वैल्यू कैन बी लेस देन द वैल्यू ऑफ अमाउंट एक्सेप्टेड? नो, इट हैज टू बी एट पार और द वैल्यू हैज टू बी मोर। ठीक है। ये जो प्राइवेट और बैंक बनेगा वो पॉइंट पेंडिंग है। क्रेडिट रेटिंग ऑब्टेन करना है कभी कभी लेने से पहले, और जब तक उसका टेन्योर है वो हर साल। उसका मतलब क्या है? क्रेडिट रेटिंग का मतलब क्या है? इट्स एन एबिलिटी ऑफ एन कंपनी, इट्स एन एबिलिटी ऑफ एन कंपनी टू पे द इंटरेस्ट प्लस रीपे इट्स डिपॉजिट्स और लोन। ठीक है। हायर इज द क्रेडिट रेटिंग एजेंसी, लोअर विल बी द इंटरेस्ट रेट। मतलब हायर मतलब क्या है? इसका क्रेडिट रेटिंग बहुत अच्छा है। मतलब क्या है? इसने कभी डिफॉल्ट नहीं किया हुआ है, ये टाइम पे करता है, सब कुछ टाइम पे होता है। लोअर इज द क्रेडिट रेटिंग, लो इज द क्रेडिट रेटिंग, हायर विल बी द इंटरेस्ट। याद रखना, ये जो टर्म मैंने बोला था, हायर द रिस्क हायर द रिवॉर्ड्स, लोअर द रिस्क लोअर विल बी द रिवॉर्ड। ठीक है, समझे? दैट्स फॉर द डे। 12 कंडीशंस पड़ी है अब, और अपनी 8 कंडीशंस बची है। ठीक है। 12 कंडीशंस अपन पढ़ चुके हैं और 8 कंडीशंस हैं वो अपन देखेंगे। और वो कंडीशंस के साथ साथ जो अपना जो मेन जो टॉपिक है कि व्हाट आर द टर्म्स एंड कंडीशंस रिगार्डिंग एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट। ये क्या मैं एक्सेप्टेंस की बात कर रहा हूँ, फिर अपन उसका प्रोसेस क्या है उस पर जाएंगे। ठीक है। दैट्स फॉर द डे।